हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हमारी शुरुआत में हमें अंधेरे में आसमान में कुछ पंछियों को दिखाया जाता है। तो उन पंछियों को उड़ते देख के लुपियो कहता है कि यहाँ पर पंछी भी हैं, और डूजे कहता है कि सावधान रहो। और लुपियो अभी भी ऊपर आसमान में उन पंछियों को उड़ते हुए देख रहा होता है, और डूजे लुपियो को देखता है और फिर सीरियस होकर कहीं देख के कहता है कि लगता है कि वहां कुछ है। वो उसी तरफ देख रहा होता है तो नायली भी उसके पास आके उसी तरफ देख के कुछ सोचता है। और दूर एक पत्थर का शिलालेख रखा होता है तो उसको देख के कहता है कि वो क्या है, एक पत्थर का शिलालेख, और कहता है कि चलो पास जाकर देखते हैं। तो लुपियो उस तरफ देख के कहता है कि ठीक है, और गौर से कुछ देख रहा होता है तो ये लाल बालों वाला दोस्त लुपियो से कहता है कि वहां इतना अंधेरा है, तुम वहां आखिर क्या देख रहे हो। और हमें उस पत्थर के शिलालेख को दिखाया जाता है। फिर नायली और बाकी सब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों के ऊपर बहुत पेशा पड़ने लगता है। तो लुपियो और रेड बालों वाले दोस्त की हालत खराब होने लगती है, और लुपियो कहता है कि इतना जबरदस्त प्रेशर। तो फिर नायली पीछे देखता है कि वो रेड घोस्ट इस प्रेशर के डर से चिल्ला के भाग रही होती है। तो उनको देख के नायली कहता है कि रेड घोस्ट तो भाग रहे हैं इस प्रेशर से। और फिर नायली उस पत्थर के शिलालेख को गौर से देखता है, और लुपियो भी नायली के पीछे आते हुए कहता है कि चलो उसके पास जाकर देखते हैं, और कहता है कि मैं अभी भी इस प्रेशर को सह सकता हूँ। तो नायली लुपियो को अपने हाथ से रोक देता है और कहता है कि नहीं, और कहता है कि मैं पहले जाकर देखता हूँ, तुम लोग यहीं रुको और यहाँ से हिलना भी मत। तो वो लोग वहीं रुक जाते हैं और नायली की फिक्र करते हुए नायली से कहती है कि सावधान रहना तुम। फिर नायली उस पत्थर के शिलालेख के पास पहुंच जाता है, और वो पत्थर का शिलालेख बहुत बड़ा होता है, और नायली उसके पास खड़ा होता है और बारिश हो रही होती है। फिर नायली अपने शैडो डेविल डिमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर उस पत्थर के शिलालेख को देखता है और कहता है कि यहाँ तो 6 एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई है, अच्छा होगा कि मुझे इनमें से एक आती है। और उसको पढ़ते हुए कहता है कि जो मेरे रास्ते पर चलेगा उसको सम्मान मिलेगा, और जो विरोध करेगा उसका अंत तय है। और आगे बढ़ता है कि यह जीवन एक असाधारण इंसान का था। 10 साल की उम्र में उसने टफनेस को समझ लिया और उसने सच को समझ लिया, और उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। और खड़े होकर आगे बढ़ता है कि 13 साल की उम्र में उसने फ्लेक्सिबिलिटी को समझ लिया, और उसके एक इशारे से लोहा भी मुड़ जाता था, और उसके हाथ के एक इशारे से नदी का बहाव भी रुक जाता था। और 16 की उम्र में उसने डीमन स्पिरिट के आर्कन सीक्रेट समझ लिए और लेजेंडरी रैंक तक पहुंच गया। और 30 साल की उम्र तक इस धरती पर कोई भी उसके 3 अटैक भी नहीं झेल सकता था। कई ताकतवर लोगों ने उसे चैलेंज किया, लेकिन वो हमेशा अनडिफीटेड रहा। और आगे पढ़ता है कि और 40 की उम्र में उसने नेचर और ह्यूमैनिटी को समझ लिया। उसी समय उसे पास्ट और प्रेजेंट दोनों की सच्चाई का एहसास हुआ, और 50 साल की उम्र में आने वाली ग्रेट कैलेमिटी को देखते हुए उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बिना किसी लड़ाई के चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए 10 शब्दों का एक 10 बाइट डिक्टम छोड़ दी। और ये सब पढ़ के नायली कहता है कि ये फिर से बॉयड एम्परर, और खड़े होकर उसको देख के सोचता है कि लगता है कि ये बॉयड एम्परर अपने समय में बहुत ही टैलेंटेड रहा होगा। और खड़े होकर सोचता है कि 40 की उम्र में उसने नेचर और ह्यूमैनिटी को समझ लिया और पास्ट और प्रेजेंट की सच्चाई भी जान ली। आखिर में इस पास्ट और प्रेजेंट को कैसे समझूं। और फिर डीमन स्पिरिट टेम्पोरल बुक के पेज को दिखा के सोचता है कि ये बॉयड एम्परर और डीमन स्पिरिट टेम्पोरल बुक, इन दोनों का जरूर कोई गहरा कनेक्शन है, शायद यही उन रहस्यों की चाबी है। और उस पत्थर के शिलालेख को गौर से देख के सोचता है कि उसने यहाँ 10 बार डिक्टम भी छोड़ा है, और नीचे देखता है कि उन 10 बार डिक्टम को किसी ने मिटा दिया होता है। तो उसको देख के नायली सोचता है लेकिन इतना नीच कौन हो सकता है, और सोचता है कि लगता है कि यहाँ कोई मुझसे पहले भी आया था, आखिर यहाँ लिखा क्या था। यहाँ जो लिखा था उसे किसी ने खरोच कर मिटा दिया। और फिर नायली उस पत्थर के शिलालेख के पास जाते हुए सोचता है कि वॉइड एम्परर ने एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी रूल्स, और इन रूल्स में दोनों जगह कुछ छोड़ा है। आखिर वॉइड एम्परर का ऐसे पीछे छोड़ने का मकसद क्या था। और पास जाते हुए सोचता है कि इन सब क्लूज के पीछे जरूर ही कोई भयंकर रहस्य छुपा हुआ है। और फिर नायली उस पत्थर के शिलालेख के और पास जा रहा होता है, और उस खरोचे हुए बर्ड के पास जाता है, और सोचता है कि लगता है कि इसके आसपास कुछ नहीं है। और फिर उस खरोचे हुए बर्ड को नायली गौर से देखता है, और फिर उस खरोचे हुए निशानों पर अपना हाथ रखता है तो वो स्केच चमकने लगते हैं, और नायली को कुछ सुनाई देने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मुझे कहाँ जाना है। फिर नायली किसी और जगह आ गया होता है और हैरान होकर सोचता है कि कमाल है, जब वॉइड एम्परर ने ये पत्थर का शिलालेख बनाया था तब वह पहले से ही लेजेंडरी रैंक से ऊपर पहुंच चुका था। उसने अपने शब्दों के साथ अपने इंटेंट को भी इस पत्थर के शिलालेख में छोड़ दिया था। वो उसको सुनाई देता है कि मेरी आंखों के सामने काउंटलेस जिंदगियां खत्म हुई और काउंटलेस पैदा हुई। हर जीव इस साइकिल में संघर्ष करता है, लेकिन हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का खून बहता है। और नायली कहीं देख रहा होता है और उसके आसपास बस अंधेरा होता है, और वो सोचता है कि हालांकि किसी ने इस पत्थर के शिलालेख के शब्दों को क्रॉस दिया है, लेकिन वो वॉइड एम्परर के इंटेंट को नहीं मिटा पाया। और फिर नायली अपने आगे किसी सफेद कपड़े पहने किसी आदमी को देखता है जो कह रहा होता है कि इंसान हमेशा पावर के रास्ते का पीछा करता है, लेकिन इस रास्ते के आखिर में क्या है। और हमें उस पर्सन का आधा मुंह और उसकी सफेद दाढ़ी दिखाई जाती है, और वो पीछे देखते हुए कहता है कि रास्ता कहाँ है। तो नायली उसको देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि रास्ता कहाँ है, एग्जिस्टेंस ही रास्ता है। और फिर नायली खड़े होकर सोचता है कि कई महान लोग इस रास्ते को खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आया कि रास्ता उनके अंदर ही है।
और सोचता है कि जब बॉयड एम्पायर ने इस शिलालेख को छोड़ा था तब शायद वह पहले ही बात की सच्चाई को समझ चुका था। और नायली उस बॉयड एम्पायर के इंटेंट की तरफ देख के सोचता है कि हजारों सालों के इतिहास में कहीं भी उस बॉयड एम्पायर का जिक्र नहीं है जो लेजेंडरी रैंक के ऊपर गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि एनलाइटमेंट पाने के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर किसी और नई दुनिया में चला गया हो? और वो बॉयड एम्पायर का इंटेंट कह रहा होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता उसका कोई आरंभ भी नहीं होता, और जिसका कोई आरंभ नहीं होता उसका कोई अंत भी नहीं होता। और फिर नायली ऊपर उनकी तरफ देख के कहता है कि क्या यही 10 वायर डिक्टम है? और बॉयड एम्पायर के इंटेंट की तरफ देख के सोचता है कि मैंने ये लाइन पहले भी स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक में देखी थी। वैसे अगर मैं ऐसे स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक या डीमन स्पिरिट टेम्पोरल बुक कहूँ तो वो दोनों एक ही है, क्योंकि कहीं स्पेस टाइम डीमन स्पिरिट बुक लिखा और कहीं डीमन स्पिरिट टेम्पोरल बुक लिखा, इसलिए दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। मैं उस समय लेजेंडरी रैंक से भी आगे निकल चुका था, लेकिन फिर भी मैं इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाया था। मुझे लगा था कि इसे किसी बहुत बड़े ज्ञानी इंसान ने लिखा होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉयड एम्पायर ने ये समझ तब हासिल कर ली थी जब वह बस अभी अभी लेजेंडरी रैंक तक पहुंचा था। और कहता है कि अब जब मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि यह लाइन जीवन की सच्चाई बता रही है कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, यह लगातार चलता रहता है। मैं अभी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। फिर इतना ही समझ के नायली की एकदम से सोल फोर्स बढ़ जाती है और उसके डीमन स्पिरिट बीस्ट, शैडो डेविल और फैंग पांडा दोनों की भी सोल फोर्स बढ़ जाती है। और नायली ये देख के सोचता है कि मेरी सोल फोर्स और मेरे दोनों डीमन स्पिरिट बीस्ट अचानक से और भी स्ट्रॉन्ग हो गए, और अभी भी नायली के आसपास से बहुत सारी सोल फोर्स निकल रही हो। और नायली सोचता है कि मैं तो इसे बस थोड़ा सा ही समझ पाया हूँ और इसका इतना असर हो गया। और सोचता है कि ये बॉयड एम्पायर लेजेंडरी रैंक पर होते हुए भी इतनी गहरी समझ रखता था। वो बिल्कुल भी कोई साधारण इंसान नहीं था। फिर नॉर्मल होकर शांत खड़ा होकर सोचता है कि लेकिन अजीब बात यह है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं ऐसे किसी ताकतवर इंसान से कभी नहीं मिला। और कहता है कि और अगर मैं फिर सोचूं तो इस ब्रह्मांड में लाखों दुनिया है, मैं तो बस एक छोटे से कोने तक ही गया था। और फिर उन बॉयड एम्पायर का इंटेंट गायब होने लगता है और नायली सोचता है कि शायद वो और भी दूर की दुनियाओं में चले गए हों। और उनका इंटेंट गायब होते हुए कह रहा होता है कि हेवनली कैलकुलेशन ऑफ चेन टेक्निक का इस्तेमाल करके मैंने कैलकुलेशन की थी कि 500 मेरे 10 वायर एकदम को पाएंगे। ये पांचों बेहद ही टैलेंटेड होंगे और हर एक इसे अपने तरीके से समझेगा। और कहते हैं कि लेकिन अंत में ये पांचों एक दूसरे को मारेंगे, जो आखिरी में बचेगा वह बाकी चारों की समझ को ऑब्जर्व करके मुझसे मिलने आएगा और मैं उसे अपनी नॉलेज पास डाउन करूंगा। और वहां से गायब हो जाते हैं और नायली ऊपर देख रहा होता है। फिर नायली रियलिटी में आ जाता है और उन स्क्रैच को देखते हुए सोचता है कि मैं भी बॉयड एम्पायर की कैलकुलेशन में शामिल हूँ, लेकिन आखिर ये बॉयड एम्पायर है कौन? और सोचता है कि और बाकी के 4 लोग कहाँ हैं? क्या बेबी मुझे ढूंढ रहे हैं? फिर नायली कुछ देखता है और हमें किसी और बंदे को दिखाया जाता है। फिर उसके कदमों की आवाज आती है और वो उस शिलालेख के पास आता है और खड़े होकर उसको पढ़ के कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्लोई सिटी में ऐसी भी कोई जगह होगी। लगता है कि यह सफर बेकार नहीं गया। और फिर ये बंदा उन लाइन्स को पढ़ता है कि जो मेरे रास्ते पर चलेगा उसे सम्मान मिलेगा और जो विरोध करेगा उसका अंत तय है। तो ये पढ़ के वो कुछ सोचता है। फिर हमें इस बंदे के फेस को दिखाया जाता है और ये पढ़ के अजीब सा गुस्से वाला फेस बना के कहता है कि क्या ये आदमी पागल था क्या? और फिर उस शिलालेख की लास्ट की लाइन पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता है उसका कोई आरंभ भी नहीं होता है, और जिसका कोई आरंभ नहीं होता है उसका कोई अंत भी नहीं होता है। तो ये पढ़ के फिर वो कुछ सोचता है और गुस्से वाला फेस बना के कहता है कि आखिर ये क्या है? सिर्फ इन 10 शब्दों में कोई ग्रेट टेक्निक छुपी हो सकती है? और कहता है कि इस आदमी की बातों का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बैठता है और उसने इस पे अपना नाम भी नहीं छोड़ा है। और फिर वो बंदा उस शिलालेख के पास जाता है और उस शिलालेख के नीचे जहाँ वो लाइन लिखी होती है वहां बैठ के एक कृपी सी स्माइल करके अपनी डैगर को घुमाते हुए कहता है कि लेकिन अगर इससे मैं डीमन मास्टर इसका मतलब नहीं समझ पाया तो मैं किसी और को भी इसे पाने नहीं दूंगा। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।